दोस्तों आज का जो वीडियो है हम लोग एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, एक सवाल से शुरू करते हैं। और सवाल ये है कि मैं अगर आप लोग को पूछूंगा कि हम लोग का इंडिया का मैक्सिमम डिमार्ट अकाउंट कहाँ पे खुला गया है, तो आप लोग कुछ लीडिंग ब्रोकर्स का नाम बोल सकते हैं, जैसे कि जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, राइट। लेकिन अगर मैं आप लोग को पूछूंगा कि वो जो ब्रोकर्स है वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं स्टॉक मार्केट के साथ, चाहे बीएससी हो गया, एनएससी हो गया, वो लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो आप लोग को सामने आएगा कि कुछ डिपॉजिटरी है जो कि उन लोग को हेल्प करते हैं वहां पे कम्युनिकेशन करने के लिए। तो यहां पे आज जो हम लोग बात करेंगे जो स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, सीडीएसएल लिमिटेड। तो ये है मैक्सिमम डिमार्ट अकाउंट होल्डर जो है उनका डिपॉजिटरी इसी के पास है, करेक्ट। तो यहां पे अगर बात किया जाए, एक टाइप ऑफ मोनोपोली है इसी कंपनी का पूरा इंडिया में, करेक्ट। और यहां पे बात किया जाए तो इसी हिसाब से हम लोग को इस कंपनी में बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल रहना चाहिए। लेकिन अगर अच्छा कंपनी के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट करें और अच्छा प्राइस हम लोग को ना मिले, तो हम लोग का जो वेटिंग पीरियड होता है फॉर द इन्वेस्टमेंट में रिटर्न लाने के लिए, तो काफी लंबा हो जाता है। तब तक हम लोग का पेशेंस रहता है तो ठीक है, अगर पेशेंस नहीं रहता है, जब वो जो प्राइस है अगर हम लोग का प्राइस टच कर लेता है तो हम लोग बहुत जल्दी निकल आते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो हम लोग को सही प्राइस का अंदाजा लगाना, सही प्राइस का एस्टिमेशन करना, अंदाजा तो गलत बात होगी, एस्टिमेशन करना हम लोग के पास बहुत एक टफ टास्क हो जाता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लाया हूँ ये वाला वीडियो। यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करके हम लोग एक कंक्लूजन निकालेंगे एक्चुअली में अभी के लिए क्या ट्रेंड चल रहा है और आगे का सिचुएशन में, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में या मिड टर्म में क्या टारगेट हो सकता है, और हम लोग का किस हिसाब से एंट्री प्राइस हम लोग को डिसाइड करना चाहिए, और कहाँ पे हम लोग को जो भी स्विंग ट्रेड है या हम लोग को एवरेज आउट किस हिसाब से कौन सा स्ट्रैटेजी के साथ करना चाहिए। तो बिट बाय बिट मैं बात करूंगा। तो आज फंडामेंटल के ऊपर ज्यादा मैं फोकस नहीं करूंगा, मैं पहले से बता देता हूं। हम लोग आज बात करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि फंडामेंटल में जितना चीज देखना है, इसका जो रेवेन्यू है, इसका जो इनकम है, वो कंप्लीटली आप लोग बोल सकते हो एक रिकरिंग रेवेन्यू है। कंपनी चाहे जो भी हो, और यहाँ पे कोई भी सिचुएशन आ जाए, यहां पे जब तक ट्रेडिंग होता रहेगा, लोगों का इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, सीडीएसएल के पास पैसा आता रहेगा, राइट। तो छोटा सा ये जो चीज है तो हम लोग को दिमाग में रख के हम लोग को आगे के तरफ के बढ़ना चाहिए। तो आगे के लिए पूरा कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा, सो दैट कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आप लोग के पास जरूर पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूं आज सीडीएसएल लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले जैसे कि थोड़ा सा अगर आप लोग बात करोगे, जैसे कि मैं आप लोग को बताया कि इंडियाज लार्जेस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिटरी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट्स विद द हाईएस्ट शेयर ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रोथ ऑफ डिमार्ट अकाउंट्स, राइट। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए, जैसे कि सबसे बड़ा मैं बात किया कि बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ जो डिमार्ट अकाउंट है इसी के साथ ही है, और इसका जो की स्ट्रेंथ है एज ऑफ डूइंग बिजनेस। और यहाँ पे जो जितना ई का बात कर लीजिए, ई वोटिंग का बात कर लीजिए, ईटीएफ का बात कर लीजिए, जितना इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन चीज है, जितना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है, सबके सब सीडीएसएल के द्वारा ही परिचालित होता है। तो उसके लिए कंपनी तो अच्छा खासा चार्ज भी करती है, तो यहाँ पे हम लोग को उसके लिए पेमेंट भी करना पड़ता है। ऑलरेडी जिस हिसाब से आप लोग का जो डेली अमाउंट में जो जब भी आप ट्रेड करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, उसका जो चार्ट आता है, उसका जो रिपोर्ट आता है, उसको ऑलरेडी आप लोग देख भी चुके होंगे। एक्सचेंज चार्जेस बोल के कुछ चीज होता है, तो वहां से आप लोग को पता चल रहा होगा। आप लोग कुछ भी करो, कंपनी के पास डॉक्यूमेंट तो रहता है, और बहुत ज्यादा यूजेस इसी कंपनी का टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, करेक्ट। और यहाँ पे फिर से हम लोग आएंगे जब भी हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्किनर.com पे हम लोग का यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा दिखाया नहीं हुआ है। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यहाँ पे 5281 करोड़ का एक आप लोग बोल सकते हो जस्ट मिड कैप कंपनी आप लोग दिख जाएगा, राइट। स्मॉल कैप पहले था, अभी मिड कैप हो चुका है, राइट। और यहाँ पे आरओसी आप लोग को दिखेगा 19.6%, करेक्ट। और आरओई जो है यहाँ पे 15.3% दिख जाएगा। आरओई इसलिए देखा, रिटर्न ऑन इक्विटी इसीलिए देखा, बिकॉज इसका जो डेट है कंप्लीटली जीरो है, और यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो कंप्लीटली जीरो है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कंपनी है, तो यहाँ पे क्या जरूरत है उतना डेट लेने की, इसका तो बिजनेस मॉडल ही ऐसा है, तो क्या कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे आप लोग को कोई भी नया डिपॉजिटरी सर्विसेज खोलना इंडिया में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, ना कि बराबर है। तो यहाँ पे नया जो एंट्री बैरियर है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप लोग को समझ में आ जाएगा,
राइट। और सबसे खराब बात मैं एक चीज बोल सकता हूँ, दैट इज योर प्रोमोटर होल्डिंग। तो 20% का प्रोमोटर होल्डिंग है। अगर प्रॉपर आप लोग को जानना है कि किस हिसाब से इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो आप लोग को एक बार इसमें जाना पड़ेगा, इसका जो एनुअल रिपोर्ट है। तो एनुअल रिपोर्ट में आप लोग को थोड़ा सा इसमें अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब आप पूरा नीचे की तरफ आप लोग जाओगे, तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग खाली और खाली 20% के आसपास का यहाँ पे दिख जाएगा प्रोमोटर होल्डिंग। उसके बाद या इसको अगर मैं जूम कर लेता हूँ, राइट, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 20% दिख जाएगा, जो कि ब्राउन कलर में है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड का 13% है, और सबसे हाईएस्ट दैट इज 25% ये हम लोग के पास है, जो कि मतलब आप लोग का इंडिविजुअल शेयर होल्डर आप लोग बोल सकते हो, करेक्ट। तो उसी हिसाब से उसी सेगमेंट में बात किया जाए तो प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है। तो हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट है, एक छोटा सा हिस्सा जरूर होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा पूरा 50% के आसपास का लोगों का होता है, कभी वो तो कोई भी स्टॉक में नहीं होना चाहिए। बट फिर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो एलोकेशन सीडीएसएल में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, करेक्ट। अगर मैं बात करूं बाकी सब चीज की, प्रॉफिट लॉस की बात किया जाए, तो कंसिस्टेंटली ग्रोइंग प्रॉफिट आप लोग को दिख जाएगा। इसमें प्रॉफिट गिरने की कोई बात नहीं, लेकिन अप टू 2019 2020 में थोड़ा सा गिरावट हुआ था। लेकिन अभी के लिए जो सिचुएशन है, 144 करोड़ का यहाँ पे जो दिखा रहा है प्रॉफिट अप टू लास्ट 12 मंथ्स, तो उसी हिसाब से मार्च 2021 में जब भी इसका रिजल्ट निकलेगा, तो अच्छा खासा हम लोग को रिटर्न दिख सकता है, हम लोग को प्रॉफिट दिख सकता है। और कैश फ्लो भी काफी तगड़ा है, 151 करोड़ का यहाँ पे कैश फ्लो भी दिख जाएगा, और यहाँ पे 215 करोड़ का लास्ट 5 साल का फ्री कैश फ्लो दिख जाएगा। तो ओवरऑली बात किया जाए, एक्सेप्ट द प्रोमोटर होल्डिंग एवरीथिंग इज गुड, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे कुछ हिसाब से अगर बात किया जाए, तो अगर स्टॉक का पी के ऊपर भी बात किया जाए, तो वहां पे आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम की बात नजर नहीं आ रहा है, करेक्ट। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसका जो टेक्निकल एनालिसिस, जो कि हम लोग को काफी मदद करेगा अभी इसका प्राइस जानने के लिए और इसका ट्रेंड जानने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग को शॉर्ट टर्म में गिरावट दिख रहा है, और यहाँ पे जिस हिसाब से गिरावट दिखाया हुआ है उसके साथ इंटेंसिटी भी है। तो इस इंटेंसिटी को आप लोग अगर नजर में रखते हो, तो इसको ये जो प्राइस है, ये जो स्टॉक है, स्टॉक का प्राइस काफी नीचे गिर सकता है इन द केस ऑफ द शॉर्ट टर्म। अगर 1 वीक के ऊपर बात किया जाए, तो यहाँ पे भी आप लोग को एक क्रॉसओवर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे उछाल आया हुआ था, उसके बाद यहाँ पे नीचे गिरा हुआ नजर आ रहा है। और बहुत टाइम के बाद इसका जो नीचे वाला जो हिस्सा है, पर्पल वाला जो हिस्सा है, जो कि 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको टच नहीं किया था। जब भी इसको टच करके नीचे आता है, तो आप लोग को एक अच्छा खासा गिरावट दिख सकता है। बहुत बार ये हो चुका है ऑलरेडी, और यहाँ पे जब भी यहाँ पे टच करने के लिए ऑलरेडी तो शुरू हो चुका है, जब भी टच करेगा यहाँ पे थोड़ा बहुत गिरावट हो सकता है। और यहाँ पे अगर क्रॉसओवर हो जाता है, तो 1 वीक का चार्ट ये बन रहा है, तो यहाँ पे मीडियम टर्म में भी अच्छा खासा गिरावट आप लोग को दिख सकता है। गिरावट कहाँ तक होगा वो मैं आगे बताते रहूंगा, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो यहाँ पे जो आप लोग का 1 मंथ के हिसाब से भी बात किया जाए, तो यहाँ पे जिस हिसाब से इंटेंसिटी था, उसमें यहाँ पे कॉर्नर प्रोड्यूस हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे गिरावट भी दर्ज किया गया है। तो आज पर द गिरावट, यहाँ पे अगर गिरावट होता है, तो एक बार यहाँ पे फॉर द मीडियम टर्म भी 445 का, मतलब यहाँ से 50 रुपए के आसपास का गिरावट आराम से दिख सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान में रख के आप लोगों को यहाँ पे काम करना है। एंड कहाँ पे एंट्री प्राइस, एंट्री लेवल होगा, वहां पे किस हिसाब से वॉल्यूम बन रहा है, उसी के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। और कुछ अगर इजी वे में अगर हम लोग को समझना है कि कौन सा प्राइस रेंज है, तो हम लोग को यहाँ पे और भी चीज दिख सकता है कि जब भी इसका अपर ट्रेंड चलता है, और हम लोग को यहाँ पे जो ब्लू कलर लाइन बना हुआ है 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दैट इज 1 वीक में, उसके नीचे आता था, हम लोग को एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी जरूर बनता है। तो यहाँ पे कंपनी अप ट्रेंड में है अभी भी, और यहाँ पे उसके नीचे आता है, थोड़ा सा अगर नीचे आता है, जब तक यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंप्लीटली शुरू नहीं हुआ है, और आके फिर से क्रॉसओवर हो जाता है, देन दैट विल बी द वेरी गुड एंट्री पॉइंट फॉर द सीडीएसएल लिमिटेड। तो उसके हिसाब से अगर बात किया जाए, तो 470 के आसपास का अगर यहाँ पे गिरावट दिखाता है, तो यहाँ पे आप लोग एंट्री कर सकते हो। लेकिन वहां पे थोड़ा सा सस्टेनेबल होना चाहिए, आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द 1 वीक चार्ट। तो 1 वीक चार्ट में अगर यहाँ पे पैटर्न बनता होता है, काफी ज्यादा लंबा हम लोग को वेट करना भी बनता है, राइट। और यहाँ पे मैं अगर कैंडलस्टिक के ऊपर बात करूंगा, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में देखने के लिए नजर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, उसके साथ जितना वॉल्यूम सपोर्ट में है, उसका जो रेड कैंडल बन रहा है उतने ही वॉल्यूम सपोर्ट में है। तो यहाँ पे लंबा कंसोलिडेशन दिख सकता है, हो सकता है गिरावट दिखे, क्योंकि यहाँ पे 3 रेड कैंडल बन चुका है, तो उसके मामले में यहाँ पे और भी गिरावट हो सकता है। और अभी का सिचुएशन में 490 के आसपास का लेवल एक बार दिख सकता है, ये
उसके बाद फिर भी गिरावट हो सकता है, बट फॉर द शॉर्ट टर्म अगर एक ट्रेडिंग डेज का या 2 ट्रेडिंग डेज का बात किया जाए तो वहाँ पे 490 का लेवल भी एक बार देखने के लिए आप लोग को मिल सकता है। और यहाँ पे जो जिस हिसाब से मैं आप लोग को एंट्री पॉइंट बोला था, उसी एंट्री पॉइंट का अगर आप लोग फॉलो करते हो, देन आप लोग को एक रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में आके आप लोग को अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिल सकता है। करेक्ट। और यहाँ पे अगर बात किया जाए, मैं अगर बताता हूँ तो इसका जो डाइवर्जेंस है, तो यहाँ पे हायर लो, यहाँ पे लोअर लो बना हुआ है। तो आज पर दिस कंडीशन हम लोग के हिसाब से यहाँ पे गिरा, मतलब जो उछाल दिखना चाहिए, राइट। और इसके उछाल जो है उसका शार्पनेस नहीं है, बल्कि बहुत छोटा सा उछाल दिखा था। तो इसका रिजल्ट तो इतना हो नहीं सकता, फिर भी यहाँ पे जो जिस हिसाब से उछाल दिखा हुआ है, और यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि उसी के हिसाब से आप लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। इसका जो इफेक्ट है ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो अभी का जो गिरावट है वो तैर बात है, तो यहाँ पे गिरावट दिख सकता है फॉर द शॉर्ट टर्म। और यहाँ पे मैं बात करूंगा अगर निफ्टी के साथ कोरिलेशन कोफिशिएंट का, अच्छा खासा कोरिलेशन कोफिशिएंट है, तब जब भी इसका निफ्टी का मूवमेंट जिस तरफ होगा, सीडीएसएल का जो मूवमेंट है उसी तरफ ही उसको ही ड्राइव करेगा, वो हम लोग को समझ में आ जा रहा है। और हाइकेनेस एंड स्टोकेस्टिक आरएसआई का अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे कोई भी बाइंग सिग्नल अभी तक नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेलिंग सिग्नल तो हो चुका था, ओवरसोल्ड जोन में ऑलरेडी जा भी चुका था, और भी बाकी है, अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वो स्पेंड करेगा। फिर जाके जब भी यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ जाएगा, यहाँ पे बाइंग सिग्नल आ जाएगा, तब जाके इसको ऊपर चढ़ने के लिए टाइम आ गया, वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे 1 वीक के ऊपर बात किया जाए, तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ऑलरेडी ओवरसोल्ड में जोन में आ रहा है। तो यहाँ पे 1 मंथ के ऊपर भी बात किया जाए, ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में चल रहा है, लेकिन कोई भी सेलिंग सिग्नल नहीं आया हुआ है। तो हम लोग को कंप्लीटली वेट एंड वॉच करना है, इसमें कंप्लीट समझ में भी आ जा रहा है। लेवल जिस तरह पर बताया उसी लेवल पे आते आते यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन से यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिल भी गया होगा। तो एक जो चार्ट पैटर्न है दूसरा चार्ट पैटर्न को ऑलरेडी सेटिस्फाई कर लेगा, और यहाँ पे आप लोग को एक इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही। सीडीएसएल का ये था कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। कैसा लगा मेरे को एक बार कमेंट्स में जरूर बताना। कोई भी दिक्कत हो वो भी मेरे साथ पूछ सकते हो। अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना बॉस, और अगर बुरा भी लगा, कहाँ पे बुरा लगा वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, सो दैट मैं अपने आप को डेवलप करने के लिए कोशिश करूंगा, और आप लोग को एक अच्छा वैल्यू एडिशन के लिए कोशिश करूंगा। करेक्ट। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। और आपका अपना और अपना फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का ख्याल रखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।